कि विराट ने जो किया है पिच पे खड़े होके यार इस वो बहुत अहम था। गंदे कमेंट्स मुझे बोले, गंदे गंदे कमेंट्स मुझे, गंदे गंदे मैसेजेस इनबॉक्स में, तेरे बाप की बजा दी और न जाने क्या क्या, और रोहित शर्मा को नंगा। अबे जिसके मुंह में जो आ रहा था बोल रहा था। और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं कि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अप है इस सीरीज में, उनकी कंडीशन जबरदस्त उनके लिए सूट करती हैं। आज लग ही नहीं रहा था कि ये कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई गई हैं उस्मान, ऐसा लग रहा था कि ये कंडीशन तो भाई इंडिया के लिए बनाई गई है। मैं ये तो बड़ा गलत कर रहा हूं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को किस तरह से करियर खत्म कर रहा है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का। रोहित शर्मा निकल के मार रहा है भाई, निकल के। यार जब इसको हिटमैन बोलते हैं भाई, ऐसे ही नहीं बोलते हिटमैन मेरे। उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। सो दिस इज़ अ स्पेशल शो फ्रॉम रोहित। सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, मैं समझता हूँ कि जो रोहित ने आज करके दिखाया है, उन्होंने, आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया। ये हार का बदला लेने की वो जो एटीट्यूड और वो जो हंगर और वो जो आप पूरा इंतजार कर रहे होते हैं ना उस मोमेंट का, कि अब मुझे वो दोबारा मौका मिले, मैं करके दिखाऊंगा। सोचो वो तो कमबैक हुआ है, मतलब एपिक कमबैक है, ऐसा कमबैक कर आ रहा है कि यार। अच्छा उसके बाद फिर मेरे घंटे के फैन भी निकल कर आए कुछ, उसमें वो कह रहे हैं कि यार आप जब बाबर करता है तो अबे बाबर और कोहली का मुकाबला। मैं यही कह रहा हूँ कि अब क्या करोगे तुम लोग, अब क्या कर अबे डरा करो उस दिन से जब तुम्हारे एनालिसिस खत्म हो जाए। एनालिसिस तो चुतियापे की बातें होती है तुम लोगों की यार। एनालिसिस होते क्या है पहले तो ये पता कर। विराट और बाबर के कोई एनालिसिस बनते हैं, एक जमीन है एक आसमान ही नहीं। और हाँ, वनडे क्रिकेट में अब उसका जो आखिरी ख्वाब है कि उसे वनडे की ट्रॉफी जीतनी। अच्छा हू नोज, इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में बेहतरीन पोजीशन है। अभी तुम लोग ये समझोगे वर्ल्ड कप खत्म हो गया, चादर ओढ़ के सो जाओ। अब असल टेस्ट चैंपियनशिप ये वो तमाचा विराट कोहली का है। हाँ, उसने अपना करियर लोगों पे कुर्बान कर। ठीक है, मैं इंडियन प्लेयर से भी मिला हूँ, मैं खेला नहीं उनके साथ लेकिन मिला हूँ, एक टाइम पे मिला हूँ। ठीक है, मैं महेंद्र सिंह धोनी की और विराट कोहली की आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। लंदन में एक डिनर था, मैं भी वहाँ गया था। अच्छा, तो मेरी फर्स्ट टाइम वहाँ मुलाकात हुई थी महेंद्र सिंह धोनी से और विराट कोहली से। मेरा फ्रेंड मेरे साथ गया हुआ था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार मैंने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के साथ पिक्चर खिंचवानी है। मैं उस टाइम पाकिस्तान नहीं खेला हुआ था। अच्छा, ना मैं सोशल मीडिया टीवी पे कहीं नहीं था मैं। तो मैं महेंद्र सिंह धोनी के पास गया, तो नहीं शायद पहले विराट के पास गया, ये विराट के पास गया था शायद। मैं गया तो मैंने उनसे हेलो आई की, तो वो बैठे हुए थे। तो उसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने ऐसी हेलो आई करके मैंने अपना बताया कि मैं इस तरह पाकिस्तान से आया हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैं फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ। तो उसने इतनी इज्जत दी मुझे, वो खड़ा हो गया। उसने बोला हाँ यार आप तस्वीर खींचे ये वो। तो फिर मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी से भी तस्वीर खिंचवानी है, तो वो भी उसने भी खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। ठीक है, मैं एक प्लेयर का नाम नहीं ले रहा, वो भी वहाँ बैठा हुआ था। ठीक है, वो बड़ा स्टार प्लेयर है हमारे पाकिस्तान का। ये पहली बार हो रहा है, आप नाम नहीं ले रहे। ठीक है, मतलब हम पहुंच जाएंगे, बिना वजह हाइप बन जाएगी, फायदा कोई नहीं, पहुंच जाएंगे वहां तक। ठीक है, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि ये जो चीज है ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ये एक बिहेवियर है। क्रिकेट से रिलेटेड होती तो मैंने तो 2 मिनट में नाम लेना था। ठीक है, मैं नहीं गया उस प्लेयर के पास, मैं इस वजह से नहीं गया। मैंने बोला ये पता नहीं आगे से 10 बंदों के सामने क्या न दिया भाई तू क्यों आ गया। मैं गया ही नहीं। ये मेंटालिटी चेक करें। ठीक है, कि अपने प्लेयर से घबरा रहे और उनसे, ठीक है, वो है कि चलो यार इनसे, तो ये फर्क मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। ये हमारे फर्क बड़े जो हैं उन्हें ये अब आप बड़ों से पूछेंगे, अब आप बड़ों से पूछेंगे, बोले नहीं हम तो बताते हैं, हम तो बताते रहते। ऐसा ही हमने फैंस मूवमेंट देखे हैं, कुछ स्टेडियम में भी देखे हैं, और एक तो यूनुस भाई का भी बड़ा मशहूर हो गया था यार, तो उनके पास भी प्लेयर आया। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं। हालांकि प्रेशर थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है इसके अंदर, लेकिन हर्षित ने दूसरे एंड से जिस तरह स्मार्टली चीजों को कंट्रोल किया, विकेट्स के लिए गया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस सारी बॉलिंग के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर जो इंडिया हार चुका है ऑलरेडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वाशिंगटन सुंदर। आई बिलीव कि इस स्पॉट के ऊपर सुंदर ने तीनों गेमों के अंदर शायद इतना मौका नहीं दिया क्रिटिसाइज करने का अपने स्किल के ऊपर व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। आई बिलीव दैट इज अ पॉजिटिव जो कि यहाँ इंडिया जरूर लेके जाना चाहिए कि इस लॉट के ऊपर सुंदर से एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिल रही है दैट मे बी नाउ ही इज द वन जो कि रेगुलरिटी में, इस रोल में, इस स्पॉट में इंडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर किसी भी मुकाबले में अपने आप को टॉप प्रायोरिटी में रखेगा, जहां फर्स्ट 11 के अंदर इसको पहली प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस नॉट सो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे दी है,
So I believe that is the way to go forward. 236, a good game. So far आधा गेम रह चुका है, लेकिन जो नॉर्मलेंसी हम इंडिया से इस टूर पे पर्थ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पर्थ में नहीं दिखी, वो एडलेड में नहीं दिखी, लेकिन फाइनली सिडनी तक पहुंचते पहुंचते वो मामला रिज्यूम हो गया जिस तरह एक्चुअल सिनेरियो में होना चाहिए। और फिर भी स्टेबिलिटी बीच में मिल गई थी। 183 पे 4 खिलाड़ी आउट थे और अभी 34वें ओवर का खेल चल रहा था। 34वें ओवर का खेल चल रहा था, 184 पे आप 4 आउट हैं, तो कहीं ना कहीं आप होप कर रहे होते हैं कि 260, 70, 80 इसके आसपास कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। लेकिन इंडिया ने चूंकि बहुत अच्छी बॉलिंग करी, कैचिंग बहुत अच्छी की है, मतलब विराट कोहली ने कैचेस बड़े अच्छे पकड़े, श्रेयस अय्यर फील्ड से तो बाहर चला गया, बट व्हाट अ कैच दैट वाज, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म का कैच पकड़ा उसने। तो इस तरह के जो कैचेस होते हैं वो टीम का मोरल बहुत हाई कर देते हैं, और जो ऐसा लग रहा होता है कि हाँ पता नहीं कैच होना है नहीं होना, और जब आप उस तरह का कैच पकड़ते हैं, विकेट तो मिलता ही है, एक नया बैट्समैन भी आता है और टीम में एक नई एनर्जी भी निकल के आती है कि वाह यार कमाल हो गया, ये कैच जिस तरह का पकड़ा है। तो कैचेस अच्छे रहे ज्यादातर, विराट कोहली ज्यादातर, मतलब कैचेस तो अच्छी रहे। आप फील्डिंग में क्या राहुल थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता था कीपिंग में, लेकिन चलो ठीक है, हल्का फुल्का तो काम चलता है। लेकिन ओवरऑल जो कैचेस है वो बड़े अच्छे पकड़े हैं विराट कोहली ने, जैसे मैंने बताया अय्यर ने। तो आज भाई टीम में की हैं तब्दीलियां, कुलदीप यादव को लेके आए हैं, ठीक है एक विकेट निकाल लिया, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बॉलिंग की ठीक रही है। नीतीश कुमार रेड्डी आज नहीं खेल रहा, कुलदीप यादव खेल रहा है, और अर्शदीप सिंह भी नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा, और एंड पे खाम खाई प्रसिद्ध कृष्णा से बॉलिंग करवाते रहे इस तरह। जब उस ठीक है वो आउट कर गया फुल टॉस वगैरह पे, उसको फायदा हो गया, लेकिन आज हर्षित राणा अच्छे टच में दिख रहा था। सिराज को फिर बाद में लेके नहीं आए, शुरू में जो ओवर करवाए हैं, तो उससे थोड़ी सी बॉलिंग करवाते तो मेरे ख्याल में ये जो 236 हैं ये 216 या 20 भी हो सकते थे। एंड पे वो कूपर कनौली जो है वो थोड़े से उसने रन्स कर दिए उसके ऊपर। ऑस्ट्रेलिया को इससे गंदी हार आज तक जिंदगी में नहीं हुई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हरा के पूरी एशियन कंट्रीज का सर फखर से बुलंद करके रख दिया। इन सालों गोरों का यही हाल करना चाहिए था, ऐसे इनको रुलाना चाहिए था। इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि भाई हम सिर्फ अपने घर के शेर नहीं है, हम जहां भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे, कहीं भी दुनिया में जाएंगे, भाई बबर शेर एक ही और वो इंडिया की टीम है। इतनी बड़नाक शिकस्त दी कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि टीम को इंडिया ने इतनी बड़नाक शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा कर रहा था, बहुत बुरा था 2023 वर्ल्ड कप के अंदर, किस तरह कप की बेखुरमती कर रहा था। इंडिया ने कहा एक मर्तबा तुम हमारे हाथ और चढ़ने दो, तुम्हें लग पता जाएगा। आज उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई बैटिंग में, बॉलिंग में, खासकर बॉलिंग की आज की बात करें। टीम इंडिया हैज एक्सहिबिटेड द टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे, तो क्या फर्क पड़ता है? हम है ना, हम टेस्ट मैच में फैटी खा के आ रहे हैं और हमने इनको फैटा लगाना है। हमें मुझे बताइएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हराया है, तो आपको क्या लगता है भारत के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है? जाहिर है इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। उन्होंने मेहनत की है और उनको अपनी मेहनत का फल मिला है, सो कांग्रेचुलेशंस। मुझे ये बताइएगा कि अगर इस वक्त कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान और इंडिया का, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? ऑब्वियसली माय इंडिया। इंडिया जीतेगी। रीजन? यार पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स फिट नहीं है और प्यारे भी नहीं है। दूर का सर नीचा देखें, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम अपने आप को ये समझती थी कि जी हमसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, या क्रिकेट की तारीख में हमसे अच्छे प्लेयर्स कभी कोई नहीं आ सके। हर टीम के साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है। इवन हमारे पाकिस्तान के काफ़ी बॉलर्स के साथ जो बैन लगे हैं उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हाथ। इंडियन जो है टीम और बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 22 पंडित भेजे थे, और उन 22 पंडित जो कि हर प्लेयर्स के ऊपर 2-2 पंडित छोड़े गए थे, जिसकी वजह से काला जादू करके इंडियन टीम जीती है। क्योंकि काला जादू इतना तेज कर दिया गया था कि हो कुछ नहीं था प्लेयर से। खुदा का नाम है, कोई शर्म कर लो, किसी के रिलीजन को बख्श दिया करो, अपने 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 गिरेबान में झांको, किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करोगे। एज अ मुस्लिम हमारा काम है किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। हिंदुस्तान मैच जीत गया, कैसे देखते हैं? इंडिया की असल में बैटिंग की बड़ी लाक है ना, उनकी 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक उनकी बैटिंग है, इस वजह से उनको कभी कोई भी डिस्क्वालिफाई नहीं आती, वो जीत जाते हैं। तो सर हिंदुस्तान के आगे हम क्यों नहीं जीत पाते? क्या लगता है कि हमारी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्रिकेट मैच के रिलेटेड बात करें तो, या हिंदुस्तान की? नहीं भाई, असल में मसला है हमारी टीम में सारे हैं सिफारशी, उनकी टांगें कामने लग जाती हैं। गजब बेइज्जती है। तो आपने देख लिया, इस टीम का यही स्टैंडर्ड था, इनको इतने स्टैंडर्ड के रन मिलते तो ये फंसेंगे। आज आप जब वो ग्राउंड में आए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को छठी का दूध याद दिला दिया, नहीं और प्राइमरी का दूध याद दिलवाया है। आप ये देखें कि इंडिया का मैच की आप बात छोड़े और जबरदस्त किस्म का परफॉर्म किया जी। मैं बीइंग अ क्रिकेट फैन, यकीन कीजिए आज दीवाना हो गया हूं,
दीवाना हो गया। मुझे कोई इसमें दो आर नहीं है ये कहने में कि मैं आज रियल मीनिंग्स में इंडियन क्रिकेट टीम का दीवाना हूं। ऑस्ट्रेलिया वालों, अभी भी तुम्हारे पास मौका है भाई, मांग लो माफी इंडिया से, इंडिया के आगे ऐसे हाथ जोड़ लो, उनसे माफी मांग लो, अभी मौका है। रोहित शर्मा, विराट कोहली से माफी मांग लो, वरना ये लोग बड़ा तो होंगे भैया। ब्लैक सीरीज भी होगी ना, उसमें भी बड़ा मारेंगे भाई, टूर्नामेंट में बड़ा। देखिए यार, अगर रोहित शर्मा चलता है तो देखिए आधा मैच तो खत्म हो जाता है, आप जानते हैं सारे। और वो बड़ी फील्डलेस क्रिकेट खेल रहा है और अपने आखिरी दिन की क्रिकेट खेल रहा है, और जो सिर्फ वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है, आप उसको कुछ नहीं चाहिए। और आई थिंक देखें, रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद देखिए टीम में फर्क तो पड़ेगा। और ये बात आप माने कि बुमराह के जाने से भी फर्क पड़ा है। वो एक पूरी टीम है, जितने उसने आउट किए हैं, जितना उसने करके दिखाया है, तो बुमराह इट्स one of the force to reckon with. You understand this, right? तीसरा मैच है सीरीज का। ऑब्वियसली सीरीज तो हाथ से गई, लेकिन हर मैच ही काफी अहमियत का हामिल होता है इंटरनेशनल मैच जब आप खेलते हैं। तो बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया कि 236 पे रोक लिया ऑस्ट्रेलिया को और सारी विकेटें उनकी ले ली हैं और पूरे ओवर नहीं खेलने दिए। हम तो सारे ही तारीफ करते हैं इनकी, अनबिलीवेबल इन्होंने जो क्रिकेट सर्विसेज है इनकी इंडिया के लिए। हाँ, लेकिन देखो रोहित तो आपको पता है मैच चेंजर है, विराट कोहली मैच फिनिशर है, क्योंकि इस तरह की बॉलिंग, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की कैचिंग एफर्ट्स, इस तरह की फील्डिंग, इस तरह सीनियर्स का यानी विराट और रोहित का शुभमन के इर्द गिर्द आना, जिस फेजेस में ऑस्ट्रेलिया काउंटर अटैक बोलूं या रीबिल्डिंग बोलूं या लेइंग डाउन द फाउंडेशन बोलूं, जो भी आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर कोई ना अपने अपने नजरिए से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट को जज करता है और उसको देखता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कोई ये कोई वो कोई फलाना हो। भाई जो क्यों नहीं सच्ची बात बोलते हो? सच्ची बात यह है कि होमवर्क पूरा करके आते हैं, बताते हैं आते साथ ही कि एक टीम उतरी है, बड़े बड़े नाम टीम के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। रोहित शर्मा की जो हिस्ट्री रही है बीसीसीआई की, वो ये कहती है कि एक बड़े टूर्नामेंट के बाद अगर एक प्लेयर की एज ऐसी है कि वो रिटायरमेंट ले सकता है तो उसको बता दिया जाता है कि बॉस आप हमारे प्लान्स में नहीं है। लेकिन क्या गौतम गंभीर एज ए कोच ये कहने की हिम्मत रखते हैं? कमाल की बैटिंग की है, कमाल चेज किया इंडियन टीम ने। सीखना चाहिए कि अगर किसी ने रन चेज करने हो, इस टाइप की परफॉर्मेंस करनी हो और ऐसे टीम नंबर 1 लेके जाते हैं तो इस अप्रोच के साथ लेके जाते हैं। और हम लोगों को सीखना चाहिए, जैसे उन्होंने टीम बनाई है, जैसे प्लेयरों को कॉन्फिडेंस मिला है, जैसे क्लैरिटी दी है, गेम अवेयरनेस देखें, अप्रोच देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें। तो इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि विराट और रोहित के जाने के बाद आपको बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे हमारा एक उनके खिलाफ एक रिकॉर्ड है कि यार हम फंस जाते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ। हिंदुस्तान का भी अभी बनता जा रहा है स्लोली ग्रेजुअली कि यार वो फंसते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, नो मैटर किस किस्म की टीम हो, किस किस्म की सिचुएशन ही फंसते हैं। Scores are looking good for India and team is looking good for India. Spinners are looking good for India. बुमराह होता तो शायद बिल्कुल ही पासा पलट जाता। तो इतने आउट ऑस्ट्रेलिया किसी फास्ट बॉलर ने किए जितने बुमराह ने किए। आप उठा के देखना जरा, कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर जिसने इतने आउट किए जाके और सभी बैक भी तोड़ दिए और अपनी बॉडी भी ऑन द लाइन डाल दी उसने। और एंड के ज़ाहिर है कि अभी काफी गेंदें रहती थी, 20-22 गेंदें कम नहीं होती और 47वें ओवर का जो खेल है वो चल रहा था और बिल्कुल 20 बॉल्स अभी रहती थी इनिंग्स की और इनिंग्स तमाम कर दी 46.4 ओवरों में। तो आगाज तो बहुत अच्छा था ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि अच्छा अग्रेसिव होता है, मिचमाश स्टॉविस हेड बहुत बेहतरीन शानदार खेल रहे थे, लेकिन मिडिल ओवर्स में जाके जो 30 से 40 ओवर के बीच में प्रेशर अच्छा खासा डाला है और फिर एक के बाद एक विकेट गिरती गई और एंड पे गिरते पड़ते मरते यहाँ तक पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया। और एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि शायद के 215-20 पे ही आउट हो जाए और विकेट्स जो गिरी हैं वो आगाज बहुत अच्छा था, जैसे 10 ओवरों में 60, 15 ओवरों में 90, एक खिलाड़ी आउट, 2 आउट और फिर भी स्टेबिलिटी बीच में मिल गई थी। 183 पे 4 खिलाड़ी आउट थे। मैं पिछले टेस्ट मैचेस की बात से शुरू कर रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी ना, वो तो बासित भाई वो लोग छोड़ चुके ना, अब तो सिर्फ वनडे में ही बात की जाएगी। तो पिछली वनडे परफॉर्मेंस वनडे में सबसे पहले तो उन्हें ये पूछना चाहिए ना, ये सवाल करना चाहिए कि एक चैंपियन कप्तान को कैसे हटा दिया आपने? कैसे हटाया? बिल्कुल कैसे हटा दिया? हाउ कम? इसका कोई बात नहीं करता। नहीं, वो ये कहते हैं ना कि वो हमें अपना 2027 के वर्ल्ड कप तक फुल अवेलेबिलिटी नहीं दे रहे थे, इसलिए हमें तो फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। क्या 2027 की अवेलेबिलिटी है गिल की? मतलब वो तो ये नहीं, किसी की भी नहीं होती अवेलेबिलिटी यार, वो डिफरेंट चीज है ना। हाँ, आप तो वर्ल्ड कप छोड़ेंगे नहीं, आप अभी 4 आपको पसंद नहीं है तो आपने नहीं रखना, आपके प्लान में नहीं है। पसंद है तो आपके प्लान में, सिंपल तो ये बात है भाई। सही। कामरान हर्षित राणा खेलेगा 2027 तक? सही बताए ना। फाइनली कुलदीप यादव खेल गए। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस या कुलदीप यादव का होना एक बॉलिंग अटैक में जिस तरह बॉलिंग अटैक को बैलेंस करता है, स्ट्रेंथन करता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। शायद एक दफा फिर अश्योरेंस मिल गई है उन सारे लोगों को जो कि रीट्रैक करते हैं कि नहीं जी कुलदीप नहीं है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, क्या फर्क पड़ता है। आज शायद देखो एनकेआर ऑफिशियली ही इज इंजर्ड, इसी वजह से कुलदीप यहां खेला है, अर्शदीप को बिठाया, हर्षित राणा को प्रायोरिटी मिली, लेकिन जो दोनों पिक्स हैं वो फ्रूटफुल टर्न हो गई।
सबसे पहले तो हर्षित राणा की मैं बात करूंगा। वेल डन हर्षित राणा, क्योंकि जितना इस बंदे को रगड़ा जा रहा है रिसेंट टाइम्स के अंदर, जाहिर सी बात है एक ऑड पिक है, एक ऐसी पिक है जो लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे। उस पिक के ऊपर आके इवेंचुअली प्रेशर आपके ऊपर है कि अब आपने डिलीवर करना है, क्योंकि लोगों के जहनों में एक इमेज बन चुकी है जिसको अब आप राइट ऑफ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस ना दें। और वो इमेज है कि आपको पुश किया जा रहा है सिलेक्शन पे। हालांकि मैं सुबह भी इंटरनेट ट्विटर पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बहस थी कि अर्शदीप को बिठा दिया, अर्शदीप को बिठा दिया। बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं होता स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स के अंदर ये प्लेइंग 11 देखता और प्लेइंग 11 देख के मेरे जहन में भी पहले यही ख्याल था कि यार अर्शदीप क्यों नहीं खेला, या हर्षित को फिर एक दफा प्रायोरिटी दे दी। बट वेल डन टू हर्षित, जिस तरह उसने आज बैक ऑफ द लेंथ को हिट किया है। फ्लेयर था, फायर था, पेस था और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस थी। चाहे वो सीनियर्स है चाहे वो जूनियर्स हैं, जहां पे मैटर करते हैं ना, जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वहां वो दूसरों पे छोड़ के चल नहीं पड़ते हैं। जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्या अब का ये नया वाला बीसीसीआई जिसमें जेशा नहीं है, क्या बीसीसीआई ये करने की हिम्मत जुर्रत रखता है? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। अगर आप मेरी राय पूछें तो रोहित शर्मा की ग्रेटनेस पे हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वनडे में मेरे ख्याल से इंडिया को अब जाना चाहिए यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल के साथ। देखो, अगर रोहित शर्मा जाता है ना तो यशस्वी सीधा टीम में आता है और फिर ईशान किशन वगैरह को भी उम्मीद आ जाती है यार अगर जायसवाल कभी परफॉर्म नहीं करता तो मैं भी लाइन में लगाऊंगा। फिर आपके पास अभिषेक शर्मा भी है जिसने कभी ना कभी आपकी वनडे टीम में आना ही आना है। तो रोहित शर्मा का जाना फिलहाल इंडिया के फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन, उनकी ग्रेटनेस पे हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जिस इंसान ने क्रिकेट अपनी पीक पे नहीं छोड़ी, बाद में ना वो थोड़ा सा जलील हो जाता है। क्रिकेट आपको मौका देती है कि आप अपने हाई पे फिनिश करें। काफी कम एथलीट्स हैं ऐसे जिनको अपने करियर में मौका मिला है कि वो अपनी मर्जी से अपने हाई पे अपना करियर छोड़ के जाएं, एक लेगेसी अपनी बना के जाएं। रोहित शर्मा उनमें से एक हैं जिनको दूसरी दफा ये मौका मिला। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप तो उन्होंने खेलना नहीं है क्योंकि वो पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। और तब सुनने में यही आया था कि कन्वे कर दिया गया था इंडिया के सीनियर्स को कि आप हमारे प्लान्स में नहीं है T20 में, एंड इट वाज अ फेयर कॉल, सीधी सी बात है। लेकिन वनडे में रोहित शर्मा का खेलना लॉन्ग टर्म में जायसवाल, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, इन तीनों के लिए अच्छी चीज नहीं है।